हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। ये साल 2026 का पहला वीडियो है। तो चलिए अब हम लोग केवल और केवल पढ़ाई करेंगे। बहुत बहाना हुआ, ठीक है ना, क्योंकि आपका एग्जाम अब बहुत दिन नहीं बाकी है, बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। ये जो होगा सो 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2022 में यही क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप सोच रहे होंगे कि 2022 डायरेक्टली क्यों। प्यारे बच्चों, ये टाइप किया हुआ था इसलिए मैंने 2022 को लिया है। अब हम लोग इसके बाद में 25, 24, 23 हर तरह के जो साल है जो क्वेश्चन आया हुआ था सभी क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देख पा रहे हैं, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, √3। √3 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमको क्या छांटना है, परिमेय संख्या छांटना है। ये अपरिमेय क्यों है बच्चों, √3 अपरिमेय क्यों है। तो मैंने बताया है आपको कि अगर यदि अभाज्य संख्या में रूट रहेगा, किस में रहेगा, अभाज्य संख्या में, तो रूट यहाँ पर 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में क्या है, रूट लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पाई आप जानते ही हैं कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। 4/0 देखिए p/q के रूप में जब किसी संख्या को लिखते हैं, यानी कि परिमेय संख्या को जब आप परिभाषा लिखते हैं तो वहां पर आपको q का मान 0 नहीं है बताया जाता है ना। q का मान 0 नहीं हो सकता है। यानी कि अगर यदि q का मान 0 हो गया, यानी कि नीचे वाला संख्या का मान यहाँ पर क्या है, 4/0 है, तो ये जो है सो सही नहीं है। ये अगर 0 नीचे आ जाता है तो क्या हो जाता है, वो अपरिभाषित हो जाता है। तो ये अपरिभाषित की श्रेणी वाला संख्या है, यानी कि इसका कोई परिभाषा ही नहीं है, समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर जो होगा परिमेय संख्या 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं, 0/20 लिख सकते हैं, जो आपका मर्जी 0 के नीचे संख्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में स्थित है। मतलब 1 और 2 के बीच में इनमें से कौन सा संख्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है 1 और 2 के बीच में वही परिमेय संख्या होगा बच्चों जो 1 से तो बड़ा होगा परंतु 2 से छोटा होगा, ठीक है। हम देखते हैं कि 1 से बड़ा और 2 से छोटा कौन है। तो पहला ऑप्शन है 1/2। इसको जब आप देखेंगे तो ये 0.5 के बराबर है। कैसे, इसको भाग करके देखिए, डिवाइड कीजिएगा इसको आप, तो यहाँ पर पॉइंट करिएगा, 0 कीजिएगा, 2×5 = 10, तो देखिए क्या हो गया, 0.5 आया। 0.5 यानी कि आधा, और ये 1 से क्या है, कम है, 1 से पहले है यानी 1 से कम है, तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये नहीं होगा। अब देखिए 3/2 है, इसको अब डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2×5 = 10, यानी कि 1.5। अब 1.5 जो है, देखिए 1 से ज्यादा है कि नहीं है और 2 से कम है कि नहीं, तो नो डाउट यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी को करना है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, है ना, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। इसका राइट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.6 बराबर है, 0/6 किसके बराबर है, सॉरी 0/6 नहीं है, 0 के ऊपर में बार है। इसको हम लोग आवर्त चिन्ह कर सकते हैं, आवृत्ति चिन्ह कर सकते हैं, या तो रिपीटिंग कर सकते हैं। जब किसी संख्या के ऊपर में देखिए ऐसे रहता है ना, इसका मतलब है कि वो संख्या रिपीट कर रहा है। ये 6 6 6 6 ये बार बार होता जाएगा, ठीक है ना। तो इसको p/q के रूप में रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। अगर बना के दिखाते तो थोड़ा सा लंबा पड़ता, लेकिन हम लोग इसको एक शॉर्टकट ट्रिक में बनाएंगे, इसीलिए किसी भी तरह का कोई कैलकुलेशन करने का टेंशन नहीं है। तो देखिए 0.6 है, उसमें क्या है, एक बार है। तो इसको जो है ना हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या को लिखेंगे 6 को, और कितना संख्या के ऊपर में लाइन है, 1 संख्या के ऊपर, तो इसमें 1 बार 9 लिखेंगे, काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि हो जाएगा 2/3, ठीक है। इसी तरह से आप सपोज कीजिए कि 0.6 ना होता और ये होता 0.25, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता, दोनों के ऊपर लाइन ऐसे होता, यानी कि बार दोनों में होता। तो क्या करते इसको हम लोग कि यहाँ पर मूल संख्या को लिखते 25 को, और 2 की संख्या के ऊपर लाइन है, इसलिए 2 टाइम यहाँ पर हम लोग 9 लिखते, तो इसका ये राइट आंसर हो जाता। अच्छा, इसमें एक और तरह का पूछ सकता है क्वेश्चन, 0.27 है मान लीजिए, ठीक है ना। इसकी में एक में लाइन है, एक में नहीं है। इसको आप कैसे करेंगे, तो इसको हम करेंगे कि सबसे पहले तो संख्या को लिखेंगे, जिसके ऊपर में लाइन नहीं है उसको हम लोग माइनस करेंगे। किसके ऊपर लाइन नहीं है, मतलब बार किस में नहीं है, 2 में नहीं है, तो 2 को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो संख्या के ऊपर देखिए, यहाँ कितना संख्या के ऊपर में बार है, 1 संख्या, तो 1 बार आप लोग 9 लिखिएगा, और जिस संख्या में बार नहीं है उसमें एक 0, मतलब उसके लिए एक 0, तो इसको घटा दीजिए। 27 में हम 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 25, और बट्टा में 90, इसको काट लीजिएगा, जो होगा सो इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक और टाइप का पूछता है, हर तरह का मैं बता दे रहा हूँ, पता नहीं एग्जाम में क्या पूछते हैं ना।
इतना कॉम्प्लिकेटेड तो पूछता नहीं है, लेकिन हो सके पूछ दे, आपको फंसना नहीं है। देखिए इस तरह से अगर मान लेते ऐसे रहेगा 4.25 होगा, इसको आप कैसे कीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन है, तो देखिए जो संख्या के ऊपर में डेसिमल के पहले जो संख्या है ना उसको आपको पूरा लिखना है और प्लस लगा देना है यहाँ पर, ठीक है। या तो फिर इसको जैसे तैसे लिख दीजिए पूर्णांक में, ये पूर्णांक होता है इसलिए इसको पहले लिख दीजिएगा और बाकी को ऐसे। तो देखिए यहाँ पर कितना है 25 है, तो 25 को आपको लिखना है। 25 के बाद कितना संख्या 2 है, 2 के ऊपर में लाइन नहीं है यानी कि माइनस हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जो है सो 5 के ऊपर क्या है बार है, यानी कि इसके लिए एक 9 लिखिएगा और इसमें बार नहीं है यानी कि इसके लिए एक 0 लिखिएगा। बस इसमें 4 पूर्णांक और इसमें 25 में 2 माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 23 और बटा में 90। यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, तो 4 पूर्णांक 23 बटा 90 इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी तरह से घुमा कर दिएगा, आप लोग थोड़ा इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को 2-3 बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, तब आप लोग फंसिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 की घात 2/5 बराबर है। देखिए 32 की घात जो है सो 2/5 है, तो ये किसके बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं इसको तोड़ सकते हैं। 32 को अगर हम तोड़ेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 32 का फैक्टर कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8 और यहाँ पर 2 दूनी 4। गिनिए 1 2 3 4 5 यानी कि 5 बार 2 है, तो 2 के ऊपर कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे और ऑलरेडी क्या है ऊपर में 2/5 है, तो यहाँ पर 2/5 हो जाएगा। इससे ये कटेगा, क्या हो गया 2 का पावर 2 हो गया, 2 का पावर 2 यानी कि 2 दूनी 4। तो देखिए किस ऑप्शन में 4 है इसमें, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। हमको बहुपद को यहाँ पर छांटना है। प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3√x प्लस में x√2 है। अब देखिए अगर यदि इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 × x का पावर 1/2 होगा। यहाँ से जो रूट होगा इसको आप रिमूव कीजिएगा तो क्या हो जाएगा पावर में 1/2 होगा। और 1/2 का वैल्यू कितना होता है, इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 × x का पावर 0.5 होगा। और 0.5 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। क्योंकि बहुपद का परिभाषा क्या होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या होगा, परंतु यहाँ चर का घात क्या हो गया पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह क्या हो जाएगा बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर x का पावर 2 है, x का पावर जब ये 2 है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद है। और कोइंसिडेंस यहाँ भी ये भी बहुपद है, तो इसमें 2 ऑप्शन सही हो गया। तो इसमें से कोई नहीं के जगह में एक ऑप्शन होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3, दोनों को दोनों सही है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सही नहीं डलाया है, तो 2 और 3 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, x³ + 1 को x + 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से बनाइएगा। x³ क्वेश्चन क्या है, x³ और प्लस में 1, किसको किससे भाग देना है x + 1 से। तो सबसे पहले जो है ना जिससे भाग देना उसका शून्यक निकाल लीजिएगा। x + 1 है तो 1 को उधर ले जाइएगा तो x बराबर -1 होगा ना। अगर यदि यहाँ प्लस है तो इधर माइनस हो गया, माइनस होता तो प्लस होता। अब इस -1 को यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो -1 का क्यूब है और प्लस में कितना है 1 है, तो -1 का क्यूब यानी कि -1 × -1 × -1 3 टाइम होगा ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 माइनस कट जाएगा लेकिन 1 माइनस बचेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 एकम 1 एकम 1 यानी कि -1 और यहाँ पर प्लस का 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो शेषफल क्या होगा 0, किसमें है पहला ऑप्शन में, राइट आंसर इसका हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, px = x - 5 का शून्यक होगा। शून्यक मतलब क्या होता है, शून्यक जैसा कि नाम से स्पष्ट है शून्य कर देने वाला, ऐसा x का ऐसा मान चाहे y का ऐसा मान जो पूरे वैल्यू को यानी कि जो बहुपद का मान को क्या कर देगा शून्य कर देगा, उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं सब, तो इसका पूरा डिटेल वीडियो बेसिक इसका पढ़ा करके डाला हुआ है, आप वहां जा करके क्लास 10th वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा। यहाँ प्रत्येक चीजों को हर चीज को बहुत अच्छा से समझाया गया है, तो आप वहां जाकर के डिटेल देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर बहुत डिटेल नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, अगर बहुत डिटेल पढ़ा भी दूंगा तो क्या हो जाएगा ना कि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। और वैसे भी 50 क्वेश्चन का सीरीज है ये वाला, तो बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ 25 क्वेश्चन का एक पार्ट्स में और 25 क्वेश्चन के एक पार्ट्स में देने का, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, x - 5 का शून्यक निकालेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा वैल्यू है जो इसका मान को 0 करेगा। तो देखते हैं, यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर -5 है, घटेगा तो -4 होगा, 0 हुआ क्या नहीं हुआ।
तो यहाँ आप देखेंगे बच्चों, तो x का मान क्या है, -5 है। तो यहाँ पर x का मान अगर यदि हम +5 रख देंगे तो प्लस का 5 और माइनस का 5 घट करके क्या होगा, 0 होगा। यानी कि यहाँ पर जो है x का मान इस पूरे बहुपद का मान को क्या कर रहा, शून्य कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर x क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। राइट आंसर इसका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है y² -5y + 6 का गुणनखंड है। यहाँ पर हमको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है, मतलब इसको फैक्टर मेथड से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y² और माइनस में 5y और प्लस में 6। यहाँ पर अंतिम पद यानी कि जिसमें एक्स वाई लगा नहीं है, यानी कि जो अचर पद है उसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 6 को 2 हिस्सा में इस तरह से बांटना है कि गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 6 होगा, लेकिन जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -5 के बराबर होगा। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका, इसका फैक्टर ऐसे कीजिएगा, 2 तिया 6। अब देखिए 2 और 3 को गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, 6 होगा। 2 तिया 6 होगा, और 2 में 3 को अगर यदि हम जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पर -5 चाहिए तो दोनों में हम माइनस लगा देंगे। तो -2 और -3 जो हो जाएगा वो संख्या होगा। एक बार फिर समझिए, देखिए यहाँ पर y² का कोफिशिएंट को अचर पद से गुना करना है, तो y² के आगे तरफ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से आप 6 को जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। अब इस 6 को 2 भाग में आपको तोड़ना है इस तरह से कि गुना करेंगे तो 6 आएगा, और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -5 आएगा। तो हम 6 को किस तरह से 2 टुकड़ा करेंगे, तो 6 के यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो 2 तिया 6 हो गया, यानी कि 2 और 3 हो गया। चूंकि आपको माइनस चाहिए इसीलिए दोनों में क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। तो दोनों में माइनस लगा देने से क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस प्लस होगा, है ना, और साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। ये बोलचाल में है सही, माइनस कभी प्लस नहीं होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, बोलचाल में ऐसा चलता है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा -2 और -3। बस इसको आप यहाँ लिख लीजिए, पहला वाला टर्म्स को जैसे तैसे लिखिएगा, y² और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा और माइनस का 2y हो जाएगा, प्लस में 6। यहाँ पर कॉमन क्या है, y कॉमन है, तो y को कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर जाएगा y -3, और यहाँ पर माइनस का क्या है कॉमन, 2 है, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 तो बाहर निकल गया, माइनस और माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, y बच जाएगा, और प्लस माइनस 2 तिया 6। तो इस ब्रैकेट के बाहर क्या दिखा, y दिखा, इस ब्रैकेट के बाहर क्या दिखा, -2 दिखा। तो दोनों को ब्रैकेट के बाहर को एक बार में लिखेंगे और अंदर सेम ही है, देखिए दोनों, इसीलिए किसी को लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, y -2 और y -3, y -2 y -3 3 में, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, x + y = 7 का हल है। x + y = 7 का हल, आपको क्या करना है, यहाँ पर x और y का मान को बैठाना है। जिस भी ऑप्शन का मान में दोनों साइड में वैल्यू इक्वल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए x + y बराबर क्या है, 7 है। इसका मतलब x और y को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। क्या, यहाँ पर देखिए बराबर का साइन है, क्या है, बराबर, यानी कि दोनों पक्ष में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अगर तराजू है यहाँ पर बच्चों, और इस तराजू में अगर कोई चीज को तौल रहे हैं तो इधर जो होता है क्या है, एक लोहा डाला रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाप तोल के लिए एक केजी का रहता है, मान लीजिए रखा हुआ है, तो इधर आलू प्याज लहसुन कुछ भी रखिएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, वो इसके बराबर यानी कि 1 केजी के बराबर हो जाएगा, तो ये तुला हुआ हो जाएगा। तो जस्ट लाइक समझिए कि यहाँ पर इक्वल का साइन क्या है, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए है। तो x और y का मान को हमको ऐसा मान रखना है जो दोनों तरह का वैल्यू को क्या कर देगा, बराबर कर देगा। पहला ऑप्शन में 0 0, तो क्या 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 7 के बराबर होगा, नहीं होगा, छोड़ दीजिए इसको। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है, x का मान 3 रखिएगा, 0, तो 3 और 0 को जोड़िएगा तो 3 होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 0 और यहाँ y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर जो है सो दोनों का आप देखिएगा, तो यहाँ 0 में 4 जोड़िएगा तो क्या होगा, 4 होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ 3 और 4 को जोड़िए, देखिए x का मान यहाँ 3 हो जाएगा और y का मान 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है, 7 है। 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, 7, और इधर भी कितना है, 7 है, तो दोनों साइड बराबर हो गया। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√5 के हर का परिमेयकरण करना। हर का परिमेयकरण क्या होता है, देखिए परिमेयकरण जो होता है, सो मान लेते हैं 1/√5 है। अब इसका परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर गुना लगाते हैं, और गुना करके जो नीचे का संख्या रहता है ना उसको ऊपर नीचे से गुना किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/√5 है, तो √5 से ऊपर और नीचे दोनों को हम क्या कर देंगे, गुना करेंगे। देखिए गुना भी कर दिए, भाग भी कर दिए, दोनों कटेगा, वापस वही संख्या बचेगा ना। लेकिन इससे क्या होगा, हल कीजिएगा तो हर का परिमेयकरण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इससे गुना करेंगे, यहाँ पर फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना होता है, तो इसको गुना करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे, तो इसको √2 एकम √2 होगा, और यहाँ पर इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा, √2 और गुना में √5, तो 5 दूनी 10 होगा, जो कि रूट के अंदर होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं √10, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यही इसका हर का
परिमेयकरण। अच्छा, इसमें कुछ तोड़ कर सकते हैं क्या? 2, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, √2 और गुना में √5, है ना। √2 तो ऊपर रहेगा, नीचे में √2 और गुना में √5 होगा, तो ये दोनों कटेगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा? √5। 1 बटा √5 किसी में है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये जो हो जाएगा सो इसमें से कोई नहीं वाला आंसर सही होगा। ठीक है, अगर ये रहता तो ये लिख देते, नहीं है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 10 को तोड़ देंगे, 5 दूनी 10 करेंगे तो क्या होगा? √10 ही होगा। अब यहाँ से जो ऊपर नीचे √2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? √5 बच गया। ऊपर में कुछ नहीं तो 1, तो 1 बटा √5 कहीं नहीं दिखा, इसीलिए इसमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x + 5 बहुपद है, किस तरह का बहुपद है? याद रखिएगा, बहुपद जो होता है इसका प्रकार हमने बताया है आपको डिटेल पार्ट्स में, कि बहुपद जो होता है ना उसको पद के आधार पर और घात के आधार पर कई भागों में बांट सकते हैं। एक चर वाला जो बहुपद होता है उसका घात 1 होता है, जैसे x² है, ये इसका घात कितना दिख रहा? 2 दिख रहा, लेकिन x केवल रहेगा, इसका घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक। इसी तरह से 2 हो जाएगा, इसको बोलेंगे 2x², तो इसको बोलेंगे द्विघात। 3x का पावर 3, ये त्रिघात, तो घात का आधार पर ये बहुपद होता है, और 3 से अधिक हो जाएगा उसको हम लोग बहुघातीय बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से पद का आधार पर अगर एक पद है तो एक पदी, जैसे 2x में देखिए एक पद है तो एक पदी हो गया, 2x + 4, यहाँ 2 पद है, द्विपदी हो गया, 2x का पावर 2 + 4x + 5, तो यहाँ कितना हो गया? 3 पद हो गया, त्रिपदी, और 3 से अधिक पद हो जाएगा तो उसको बहुपदीय बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो अधिकतम घात चूंकि यहाँ 2 है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निर्देशांक -2 और 4 का भुज होगा। देखिए यहाँ पर ये जो होता है ना, शुरू वाला x होता है और बाद वाला y होता है, और आप जानते हैं कि x अक्ष को हम लोग कहते हैं कोटि, x अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि, और y अक्ष को सॉरी माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था बच्चों। x अक्ष को हम लोग बोलते हैं भुज, x अक्ष को बोलते हैं भुज, और y अक्ष को बोलते हैं कोटि। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, निर्देशांक -2, 4 का भुज पूछ रहा है। भुज यानी कि क्या पूछ रहा है? x पूछ रहा है, तो x का मान कितना है? -2 है। -2 किस में है? एक ऑप्शन में। राइट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है g का निर्देशांक। देखिए हमको किसी भी बहुपद के यहाँ निर्देशांक निकालना होगा तो x और y का वैल्यू हम लोग देखते हैं। देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है यहाँ पर x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू यहाँ पर प्लस, देखिए x का वैल्यू यहाँ से हम मापेंगे तो x का वैल्यू क्या दिख रहा है? प्लस का 2 दिख रहा है, और y का वैल्यू इधर नीचे आएंगे तो माइनस दिखेगा, यानी कि -2। तो x का वैल्यू जो है यहाँ पर क्या हो गया? x का वैल्यू जो हो गया ये प्लस का 2 और y का वैल्यू माइनस का 2, तो ये हो गया जो होगा g का निर्देशांक हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये आया, यहाँ से आया, तो यहाँ पर मिला ना दोनों को दोनों, तो ये हो जाएगा x और y का निर्देशांक, जो कि g का कोऑर्डिनेशन यहाँ पर g को दिखा रहा। तो -y में और x प्लस में कहाँ दिख रहा? 2 और -2 किसमें है? 2 ऑप्शन में। राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बिंदु -2, 4 स्थित होगा। देखिए ये जो होता है ना, इसमें होता है एक y और ये होता है y', ये होता है x' और ये होता है x, यहाँ पर होता है 0, यानी कि मूल बिंदु को निर्देशांक होगा। इसको हम लोग कहते हैं x अक्ष, इसको कहते हैं y अक्ष। ठीक है, सब आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ से ऊपर आप जब जाएंगे तो हो जाता है प्लस में, इधर नीचे आते हैं तो होता है माइनस में, यानी कि इधर का सब वैल्यू प्लस में होगा, इधर का माइनस में होगा, इधर में जो होगा सो माइनस में होगा, इधर क्या होगा? प्लस में होगा। तो देखिए यहाँ जो होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। ये जो पहला भाग है ना, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। तो गिनना यहीं से स्टार्ट करते हैं, चतुर्थांश फर्स्ट होगा ये। और याद रखिएगा दोनों को दोनों वैल्यू यहाँ पर देखिए, x भी प्लस और y भी प्लस, तो प्लस और प्लस वाला यहाँ होता है। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू माइनस होता है और यहाँ y का वैल्यू प्लस, तो पर माइनस और प्लस वाला इसमें होता है। इसको दूसरा चतुर्थांश कहा जाता है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट कहा जाता है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू यहाँ पर माइनस है और y का वैल्यू क्या है? माइनस है, यानी कि x और y दोनों यहाँ माइनस है, तो इसमें माइनस और माइनस हो जाएगा। इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ जो हो जाएगा सो x का वैल्यू प्लस हो जाएगा और y का वैल्यू माइनस हो जाएगा। तो x का वैल्यू प्लस और y का वैल्यू माइनस, यानी कि ये जो हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, चौथा चतुर्थांश हो जाएगा। तो -2 और 4 है, तो माइनस x का वैल्यू क्या हो गया? x का वैल्यू माइनस हो गया और y का वैल्यू क्या हो गया? प्लस। तो देखिए जो होगा सो माइनस और प्लस वाला किस में जाएगा? दूसरा चतुर्थांश में जाएगा। तो दूसरा चतुर्थांश इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। x का मान क्या है? माइनस, तो x का मान यहाँ क्या चाहिए? माइनस। y का मान क्या है? प्लस, तो प्लस, यानी कि y का मान प्लस इसमें और y का वैल्यू माइनस, तो किस में जाएगा? दूसरा चतुर्थांश में जाएगा। राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक दिए गए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए एक बिंदु है, ये बिंदु है, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको। तो इस बिंदु से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना आपका मर्जी कितना खींच सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। इसलिए याद रखिएगा कि एक बिंदु से होकर अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींच सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 डिग्री का पूरक कौन होगा। पूरक यानी कि 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। क्या होता है परिभाषा, देखिए पूरक कोण का, जब दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, तो दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है ना। जैसे हम और आप क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर यदि मैं वीडियो बना रहा हूं और आप देखेंगे नहीं तो मेरा कोई मतलब नहीं है, और अगर यदि आप देखना चाहते हैं वीडियो लेकिन मैं आपके लिए वीडियो नहीं बनाऊंगा तो आप देखेंगे क्या। कहने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट और टीचर क्या है, एक दूसरे के पूरक है। आपके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा और मेरे बगैर आपका काम नहीं चलेगा। तो इस तरह से जो होता है यहाँ पर दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो जाता है, दोनों को क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। जैसे मान लेते हैं x प्लस वाई, ये दोनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो ये 90 के बराबर हो जाएगा। तो x का पूरक y है और y का पूरक x है। क्यों? क्योंकि दोनों को मिल करके 90 हो रहा है। तो यहाँ पर अगर यदि आपको पूरक कोण पूछेगा तो सीधा बात आप लोग क्या कीजिएगा कि 90 में उस कोण को घटा दीजिएगा। 90 में किसको घटा दीजिएगा, जो दिया रहेगा उसको। तो 90 में आप जब इसको 20 को घटाइएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 70 बचेगा। तो 20 डिग्री का, यानी कि इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि 20 में ऐसा क्या जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 70 जोड़ेंगे। 70 और 20 कितना होगा, 90। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। देखिए इसको छोटा सा लिख देता हूं मैं, x प्लस वाई बराबर 90, तो ये हो जाएगा पूरक। क्या हो जाएगा, पूरक। और x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा समपूरक। क्या हो जाएगा, समपूरक। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर समपूरक बोलेगा तो 180 में जो दिया रहेगा उसको घटाइएगा। जैसे मान लीजिए एक कोण कितना 110 डिग्री है, अब इसका समपूरक पूछेगा तो 180 में जो है सो 110 को घटा लीजिएगा तो इसका समपूरक कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। क्योंकि 70 और 110 को जोड़िएगा तो 180 होगा। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बच्चों, एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से 2 गुनी है, इसकी माप क्या होगी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था संपूरक कोण में अगर यदि दो कोण दिया हुआ है और दोनों संपूरक कोण है तो दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पर एक कोण मान लीजिए x है, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, दूसरा कोण जो हो जाएगा सो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। कैसे होगा, सो देखिए दो कोण है तो मान लीजिए एक कोण x है दूसरा कोण y है, ठीक है ना। और दोनों संपूरक कोण है यानी कि दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर कितना, 180। अब देखिए ये तो आपको x से मान चुके हैं, तो ये कोण कितना होगा, तो ये कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर रखेंगे और ये वाला को उठा को उधर ले आएंगे। तो 180 डिग्री माइनस कितना, x है ना। तो इसीलिए मैंने कहा था अगर यदि एक कोण x है तो दूसरा कोण 180 माइनस x होगा, ठीक। तो देखिए इसका यूज करके आप कैसे बनाएंगे इसको। तो पहला कोण क्या है, x है ना। दूसरा कोण कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस x। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से 2 गुनी है, यानी कि ये वाला कोण क्या है, 2 गुना है किसका, इसका। तो बराबर करने के लिए दोनों साइड हम लोग ये बराबर के रूप में लिखा हुआ मतलब क्या है, समीकरण है। और समीकरण है मतलब दोनों साइड बराबर करना होगा। हम जान रहे हैं कि इधर का कोण 2 गुना है, लेकिन हम क्या करेंगे, इधर 2 से गुणा करेंगे तब ये इक्वल होगा। तो अब क्या हो जाएगा, x बराबर गुना करेंगे 360 हो जाएगा, माइनस में 2 एकम 2x। अब देखिए ये दोनों x को एक तरफ करेंगे तो x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब यहाँ इसको जोड़ देंगे तो 2 और 1 3x बराबर कितना, 360। यहाँ से फ्री कर लीजिए तो x बराबर 100, यहाँ पर हो जाएगा 360 और बटा में कितना 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर कितना 120 डिग्री, ठीक है ना। तो x का मान कितना आ गया, 120 डिग्री। तो ये जो हो जाएगा, अगर आप चाहे देखिए आंसर तो 120 ही होगा, लेकिन दूसरा कोण भी जानना चाहते हैं एक्चुअल में ये सही आया कि नहीं, तो जांच भी कर सकते हैं। देखिए पहला 180 है, सॉरी 120 है, दूसरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। क्या कहा था मैंने, अगर पहला x है तो दूसरा 180 माइनस x होगा। तो 180 में माइनस कर देंगे x को यानी कि 120 को, तो कितना होगा 60 होगा। तो देखिए ये वाला कोण क्या हो गया, 2 गुना हुआ ना इसका, ये 60 है तो 120 है, यानी कि x का मान जो होगा 120 सही होगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में, राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का माप होता है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसका
सभी भुजा का माप क्या होता है, बराबर होता है। आप देख पाएंगे इस तरह का त्रिभुज होता है, इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। सभी भुजा का माप इसमें क्या है, बराबर है। तो इसके सभी जो होगा कोण कितना कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। क्यों, क्योंकि तीनों के तीनों मिलके कितना है, तीनों मिलके 180 डिग्री है, और 180 को 3 बराबर भागों में बांटना है, क्योंकि तीनों के तीनों कोण क्या है, बराबर है। तो इसको 3 से भाग दीजिए, 3 छक 18 यानी कि 60 डिग्री। किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोण के योग के बराबर हो तो त्रिभुज किस तरह का त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक कोण का माप अन्य दोनों कोणों के योग के बराबर है, यानी कि मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, अब इसमें से कोण ए बी और ये सी है, तो पहला कोण मान लीजिए, है ना, ये चित्र बनेगा, सब कोई जरूरी नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, चित्र तो कुछ भी बन सकता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये कोण जो है, यानी कि कोण ए जो है सो कोण बी प्लस कोण से क्या है, योग के बराबर है। तो कोण ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी प्लस कोण सी, क्या लिख सकते हैं, कोण बी प्लस कोण सी। क्यों, क्योंकि एक कोण जो है सो दोनों कोण के योग के बराबर है, तो पहला कोण हम इसको मान रहे हैं, तो ये जो कोण हो जाएगा सो ये दोनों कोण के योग के बराबर होगा। अब हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इतना ही होता है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है सो कोण ए किसके बराबर है, कोण बी प्लस कोण सी के बराबर है। तो यहाँ पर हम कोण ए को हटा करके और कोण ए का मान क्या लिख सकते हैं, कोण बी प्लस सी। तो यहाँ पर से कोण ए को हटा दीजिए और कोण ए का मान पुट कर दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोण बी प्लस कोण सी, और ऑलरेडी इधर कोण बी प्लस कोण सी है, तो इसको उतार देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर से अगर देखेंगे तो यहाँ से कोण बी कितना बार है, 2 बार है, तो 2 कोण बी और कोण सी कितना बार है, 2 बार है, तो 2 कोण सी हो गया बराबर में 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर कोण दो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, और बटा इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 यहाँ से हट जाएगा तो भाग में आएगा, 2 9 18, यानी कि कोण बी और प्लस कोण सी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है सो ये दोनों मिलके कितना है, 90 डिग्री है, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी कि ये जो कोण है ये दोनों मिल के 90 है, सिंगल 90 है। तो कुल मिलाकर कितना आप जान लीजिए कि अगर यदि किसी त्रिभुज में एक कोण का माप कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये तो समझ में आया ना कि ये दोनों के दोनों जो है सो मिल के 90 है, तो इसका मतलब ये सिंगल में 90 है। और ऐसा जब होगा तो जान लीजिए कि दोनों मिल के 90 है, सिंगल 90 है, यानी कि एक समकोण, यानी कि एक कोण का माप कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया ना। और किसी भी त्रिभुज में अगर यदि एक कोण का माप 90 डिग्री होता है तो क्या त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज किसमें है, 2 ऑप्शन में, राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, तो पी आर बराबर होगा किसका। देखिए, त्रिभुज एबीसी जो है सो सर्वांगसम है पी क्यू आर, ठीक है ना। तो यहां पर पूछ रहा है पी आर जो होगा सो किसके बराबर होगा, पी आर के बराबर क्या होगा। तो याद रखना बच्चों, अगर इस तरह से सीक्वेंस में लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर कोण भुजा निकालने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है। देखो यहाँ पर ए है तो ए का स्थान पर पी लिखा हुआ है, बी है बी का स्थान पर यहाँ क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर सी है सी का स्थान पर आर लिखा हुआ, यानी कि ए बराबर जो होगा, कोण ए जो होगा सो बराबर होगा कोण पी के, कोण बी यहाँ बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर के। इस तरह से आप देख लेंगे, ठीक है ना। उसी तरह से अगर त्रिभुज बना रहेगा तो शीर्ष, ये शीर्ष यानी कि ए शीर्ष पी शीर्ष के बराबर होगा, बी शीर्ष क्यू शीर्ष के बराबर होगा, और कौन सी कौन शीर्ष सी शीर्ष आर के बराबर होगा। इसी तरह से भुजा, देखिए ए बी भुजा यानी कि पहले दोनों पी क्यू भुजा के बराबर होगा, बी सी भुजा क्यू आर भुजा के बराबर होगा। उसी प्रकार से बी सी भुजा बराबर क्यू आर के बराबर होगा। लेकिन हमको किसका पूछ रहा है, पी आर। पी आर मतलब यहाँ का शुरू और यहाँ का लास्ट, तो यहाँ का शुरू और यहाँ का लास्ट क्या हो जाएगा, ए सी। कहाँ है सी, ऑप्शन नंबर 3 में, राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के तीन कोण 198 92 यानी कि 198 92, ये 3 कोण दिया हुआ, चौथा कोण पूछ रहा, कुछ नहीं करना, जोड़िए इसको 198 यानी कि 198 और 92 कितना हो जाएगा, 8 2 10 9 9 18 19 के 9, और यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी कि 360 में
290 को आप घटा दीजिए। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360 होता है। 360 में से 3 कोण दे दिया है, यानी कि इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 290। तो 360 में 290 घटा लेंगे, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा 0। यहाँ पर हो जाएगा कितना? हो जाएगा 9 6 15 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 70 डिग्री कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2, ठीक है। 21 का हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर में कोण पी कोण क्यू का 4 गुना है। एक हमको समानांतर चतुर्भुज बना देना है, ठीक है। तो मान लीजिए एक समानांतर चतुर्भुज है यहाँ पर, ठीक। इसका नाम क्या दे देंगे? पी क्यू आर और यहाँ पर एस। तो यहाँ कह रहा कि कोण पी जो है ना कोण क्यू का 4 गुना है। कोण पी यानी कि ये वाला कोण पी, ये कोण क्यू का कितना है? 4 गुना है। तो आप किसको मानेंगे इसमें? किसको हम मानेंगे? कोण क्यू को। कोण पी जो है ना कोण पी कोण क्यू का 4 गुना है। तो अगर यदि हम कोण क्यू को मानेंगे तब ना इसका 4 गुना पी हो जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेंगे? एक्स। कोण पी को मान लेंगे एक्स। तो कोण क्यू जो है सो कोण पी जो हो जाएगा कोण क्यू का 4 गुना होगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। कोण पी, रुकिए सोचिए थोड़ा सा। कोण पी कॉमा है बच्चों, तो पी जो है ना कोण क्यू का 4 गुना है। ये वाला कोण 4 गुना है। कोण पी 4 गुना है किसका? एक्स का। तो एक्स अगर एक्स है तो पी कितना हो जाएगा? 4x, क्योंकि x का वो 4 से गुना करेंगे तो 4x होगा। तो 4 गुना हुआ ना। आप कह रहा है कोण क्यू का मान ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए यहाँ पर ये 4x प्लस x बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों? देखिए आपको एक नियम जानना पड़ेगा कि अगर यदि मान लेते समानांतर चतुर्भुज यार तिर्यक रेखा इसको काटती है तो ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये समानांतर चतुर्भुज है, ये समानांतर चतुर्भुज है और ये समानांतर चतुर्भुज है। तो सॉरी, ये समानांतर रेखा है, ये क्या है? समानांतर रेखा है। ये भी समानांतर रेखा है। और अगर यदि ये समानांतर रेखा है तो ये तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसीलिए मैंने ऐसे कहा था, ठीक है। तो देखिए 4x और एक x कितना हो जाएगा? 5x बराबर कितना? 180 डिग्री। तो यहाँ पर x बराबर 180 डिग्री और बटा में 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, कितना बचा? 3 बचा, 5 36 यानी कि 36 डिग्री। ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। लेकिन हमको किसका मान पूछ रहा? p का कि x का? हमको p का या q का? हमको q का मान पूछा। तो q का मान कितना हो जाएगा? q यानी कि x 36 डिग्री। अगर हमको ये बोलता है तो इसका 4 गुना करते। तो 36 डिग्री किस में है? 3 में। राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज के विकर्ण सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज के विकर्ण क्या होता है? दिया हुआ है 2 विकर्ण 24 और 10 सेंटीमीटर। तो इसका क्या निकालना? क्षेत्रफल निकालना। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। याद रखिएगा सूत्र क्या होता है? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों 1/2 गुना d1 गुना d2। d1 मतलब डायगोनल्स और d2 मतलब डायगोनल्स 2, यानी कि विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुना विकर्ण 1 गुना विकर्ण 2। इस तरह से समझ सकते हैं। तो 1/2 गुना विकर्ण कितना है? पहला वाला 24 है और दूसरा विकर्ण कितना है? 10 है। बस काट लीजिए, 2 एकम 2 दूनी 4 यानी कि 12 दहिक 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में, यहां देखिए आकृति में क्या है? ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जहां पर ये भुजा इसके समानांतर और ये भुजा इसके समानांतर होगा, ठीक है ना। तो कहता है समानांतर चतुर्भुज जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको सभी तरह का फार्मूला ना कंठस्थ याद रखना पड़ेगा। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ये हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई। क्या हो जाएगा बच्चों? आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो आधार कितना है? देखिए इसमें लंब डाला हुआ है ना, इस पर लंब डाला हुआ है, ये वाला लंब इस भुजा पर, तो आधार यही हो जाएगा। आधार हो जाएगा 5 और ऊंचाई कितना है? 7। तो 7 पंजे 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में। तो चलिए बच्चों आज इतने ही है ना। कल का जो पार्ट्स होगा उसमें हम लोग बाकी का जो क्वेश्चन उसको देख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे पता है अभी बहुत ज्यादा लोग नहीं देखते हैं वीडियो को, लेकिन जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप मेरे लिए बहुमूल्य हैं। मैं आपके लिए मेहनत जरूर करूंगा, कोई बात नहीं। जितने भी बच्चे देखते हैं मन लगा करके देखिए, आपको समझ में आता है ना। ये वीडियो जो होगा मैंने ऐसा नहीं किया है कि
इसका ये आंसर होगा, इसका ये, ऐसे नहीं, सभी चीजों को बारीकी से समझाने का कोशिश किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर बहुत डिटेल भी समझा दूंगा ना तो वीडियो लंबा बनेगा, मजबूरी है। फिर भी मैंने हर पॉइंट को जहां पर आपको लगा था कि समझाना चाहिए वहां पर डिटेल समझाया, और जहां पर बहुत ईजी था उसको मैं स्पीडली पार किया हूं। तो कुल मिलाकर के ये जो चैनल है प्यारे बच्चों आपका है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो इसी तरह से प्यार को बनाए रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोग देख रहे हैं देखिए, बाकी नहीं देखते हैं आप अपना मर्जी है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जो देखेंगे इस चैनल में रहेंगे वो बच्चों का रिजल्ट तो 100% गारंटी है कि बनेगा। और मैं आपका गारंटी लेता हूं, अगर यदि आप कुछ वीडियो देख देंगे ना लगातार, अगर सभी वीडियो देख देंगे एग्जाम तक, तो मैं गारंटी देता हूं आपका जो होगा ना मैथ में 90+ मार्क्स जरूर आएगा। लिख करके दे रहा हूं बच्चों, अगर पूरा का पूरा वीडियो जब देखेंगे तो 90+ मार्क्स कहीं नहीं जाने दूंगा मैं, ठीक है ना। इसकी फुल गारंटी है। एग्जाम खत्म होगा उस दिन मैं आपसे बात करूंगा, एग्जाम जब रिजल्ट आएगा उस दिन, कि मैंने जो क्वेश्चन दिया था, जो क्वेश्चन पढ़ाया था, उसी में से क्वेश्चन था या नहीं था, ठीक है ना। तो अभी कोई नहीं, पहले बोलना बहुत सही नहीं होगा। जो बच्चे समझ रहे हैं इस बात को समझ जाएंगे। बाकी जो है सो बहुत ज्यादा मैं बोलता नहीं हूं, बस इतना ही बोलूंगा। भरोसा रख करके वीडियो को देखिएगा, जरूर जो होगा क्वेश्चन आपका एग्जाम में भिड़ेगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई कीजिए, मेहनत से कीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय, जय हिंद प्यारे बच्चों।